भाई यार साल भर अंग्रेजी पढ़े हन, लेकिन यार कुछ समझ में नहीं आवा। कापी बनाए उनके बादों समझ में नहीं आवा। हमका तो लागत है ई बार बोर्ड परीक्षा में हम फेल हो जीबे का भाई। कभी कभी कुछ बच्चे इसी तरीके के ख्यालों के साथ अपनी एक अलग ही छवि बना लेते हैं और उन्हें लगता है कि वो फेल हो जाएंगे। अगर आपको भी लगता है कि आप इंग्लिश एग्जाम में फेल हो जाएंगे तो मेरी एक बात याद रखिएगा, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, कहीं से ढूंढ लाओ एक चिंगारी ए दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। जब भी आपको लगे कि आपके दिए का तेल खत्म हो गया है और आपको डिमोटिवेशन होने लगे तो एक चीज याद रखिएगा, बाती अभी भीगी हुई बची है ना, थोड़ा जान बाकी है ना, चिंगारी ढूंढ लाओ कहीं से, उजाला होगा थोड़ी देर तक के लिए। तो आज मैं ये वीडियो जो शुरू करने वाला हूँ ये 12th के बच्चों के लिए है जो अपना बोर्ड परीक्षा सन 2025 देने जा रहे हैं और ये इंग्लिश के ऊपर बात होगी कि इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा वो बच्चे कैसे अंक लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको ये समझना होगा कि सिलेबस क्या है और एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो सिलेबस तो आपको पता ही होगा, आपके सिलेबस में 3 चीज़ें हैं, पहला प्रोज है, दूसरा पोइट्री है और तीसरा है आपका सप्लीमेंट्री। तो प्रोज आप जानते हैं, पोइट्री भी आप जानते हैं, सप्लीमेंट्री को शॉर्ट स्टोरीज भी कहा जाता है जिसमें छोटी छोटी कहानियां होती है जिसे आपको पढ़ना होता है। और इसके अलावा आपका होता है ग्रामर का पोर्शन जिसमें आपको रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर और ट्रांसलेशन करना होता है। तो ये पूरा आपको पता है, एग्जाम पैटर्न भी आपको पता है। लेकिन एक चीज़ आपको और पता होना चाहिए कि एग्जाम में जो अंक है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये कि किस पार्ट को कितने अंक मिलेंगे। तो मुझे लगता है अगर आपको ये चीज़ पता है तो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। जैसे आपके 4 पार्ट्स हैं, रीडिंग है, राइटिंग है, ग्रामर है, लिटरेचर। जो आपका रीडिंग वाला हिस्सा है उसको मिलेंगे 15 नंबर। उसके बाद जो राइटिंग वाला हिस्सा है वो रखा गया है 20 नंबर का। उसके बाद जो आपका ग्रामर है वो 25 नंबर का रखा गया है और लिटरेचर 40 नंबर का। ओवरऑल अगर हम मिला लें तो टोटल होता है 100, यानी आपका इंग्लिश का जो एग्जाम है वो 100 अंकों का है। तो अब आपको पता हो गया होगा कि आपका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, किस पार्ट को कितने अंक मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो जो दूसरा पॉइंट है, आपको रीडिंग और राइटिंग स्किल पे फोकस करना है। जी हाँ, क्योंकि जो रीडिंग है वो भी आपका लगभग 15 नंबर का है, राइटिंग वाला हिस्सा आपका लगभग 20 नंबर का है। तो टोटल अगर हम देख लें तो 35 नंबर हो गया। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे काम करना है क्योंकि सबसे पहले यही आपका आएगा, एक बड़ा सा पैसेज होगा, उस पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चंस होंगे। उन क्वेश्चंस का जो जवाब है उसी पैसेज में छुपा होता है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आंसर को ढूंढ के निकालना है क्योंकि आंसर तो आपकी आंखों के सामने ही है। अगला है राइटिंग स्किल। जी हाँ, आपको अपने राइटिंग पे काम करना है। लेटर्स लिखने होंगे जिसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं। फॉर्मल आप जानते हो, जो थोड़े सम्मानित व्यक्ति जैसे ऑफिशियल्स हो गए उनको भेजना है, और इनफॉर्मल में आप अपने दोस्तों को, घर परिवार के लोगों को आप लेटर लिखते हैं। इसके अलावा राइटिंग में आपको आर्टिकल लिखना होगा, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स लिखने होंगे, नोटिस लिखना होगा और आपको लिखना होगा रिपोर्ट। तो अगर आपकी रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल तगड़ी है, और अगर तगड़ी नहीं है तो उसको कर लीजिए, नंबर आपको अच्छे मिलने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। इसके अलावा आपको थोड़ा सा ग्रामर का भी ध्यान देना होगा क्योंकि जब आप रीड करते हो, जब राइट करते हो, ठीक है, तो अगर आपका ग्रामर सही, जैसे कि टेंस सही है, आपका आर्टिकल, प्रेपोजिशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन, वोकैबुलरी, स्पेलिंग्स, अगर आपकी ये सब सही है ना तो तभी आपका जो रीडिंग है और राइटिंग है वो सही होने वाला है। अगर आपको ग्रामर का नॉलेज रहेगा तो आपको ये पता रहेगा ना कि आई के साथ एम लगाना है या इज लगाना है, ठीक है। तो ये चीज भी आप उसमें ऐड कर लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है मास्टर द लिटरेचर सेक्शन, यानी लिटरेचर पे काम करना बहुत जरूरी है क्योंकि 40 अंक दिलाएगा भाई आपको। तो लिटरेचर पे थोड़ा ढंग से, तनी अच्छे से काम कर लीजिए। सबसे पहले तो आपको पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। साल भर आपने पढ़ाई है तो जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको उसमें प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री मिलेगा, शॉर्ट स्टोरी जिसको हम कहते हैं। तो ये आपको बहुत ही बेकायदे, बहुत अच्छे से इसको पढ़ लेना है, समझ लेना है। और आगे क्या करना है, इसमें अंडरस्टैंड द थीम को समझना है, मतलब कि जो कहानी है वो किस चीज पे बेस्ड है। अगर मैं इंग्लिश के 2nd चैप्टर की बात करूं, लॉस्ट स्प्रिंग, तो ये पूरी की पूरी जो कहानी है कि किस तरह से बच्चों का बचपन खो जाता है जब वो गरीबी में पैदा होते हैं।
तो लॉस्ट स्प्रिंग ओवरऑल यही सारी कहानी बताती है दो बच्चों की, कि एक इसमें साहबे आलम है, दूसरा मुकेश है, और वो बचपन से ही बड़े लोगों वाला काम करना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि थीम पे काम करिए, मेन थीम क्या है, उसका जो मेन आइडिया है वो क्या है। उसके बाद आपको काम करना चाहिए समरी पे, मतलब जो पूरी कहानी है आप कम से कम शब्दों में कैसे उसे आप याद कर सकते हैं, अपने शब्दों में कैसे उसकी आप व्याख्या कर सकते हैं। तो समरी थोड़ी आपको याद रहनी चाहिए थोड़ी बहुत। उसके अलावा थोड़ा कैरेक्टर्स पे काम करिए। कैरेक्टर्स यानी चरित्र, उस कहानी में कौन कौन से कैरेक्टर है। जैसे आपका जो पहला लेसन था, द लास्ट लेसन, बड़ी विडंबना ये है कि ये लेसन आपका पहला है लेकिन इसका नाम ही है द लास्ट लेसन, जिसको अल्फोंसे डाउडे ने लिखा था। इसमें दो मेन कैरेक्टर्स हैं, एक तो है टीचर साहब एम हेमल और दूसरे उनके स्टूडेंट फ्रेंच। तो इस तरीके से कैरेक्टर्स के बारे में भी अगर आपको पता है तो मुझे लगता है ये काफ़ी बेहतर रहेगा। और इसके अलावा मेन पॉइंट्स उसमें क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अहम लाइन्स उसमें क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट डायलॉग्स उसमें क्या है, तो अगर वो चीज़ भी आपको याद है तो मुझे लगता है काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अगला लिटरेचर में एक चीज़ और याद रखना है, मेमोराइजिंग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कोई लाइन आ गई, जैसे अभी आपका लॉस्ट स्प्रिंग में ही दो लाइन्स हैं, दो टैग लाइन्स आप इसको कह सकते हो या पंच लाइन कह सकते हो, दो उन गरीब बच्चों का। जैसे पहला था समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन गार्बेज, तो ये साहब आलम की लाइन थी कि कभी कभी उसे कचरे में 1 रुपया मिल जाता है। और दूसरी लाइन थी आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, और ये मुकेश की लाइन थी। तो इस तरीके से जितने भी चैप्टर्स हैं, वो आपका प्रोज का हो, पोइट्री का हो, सप्लीमेंट्री का हो, उसमें अच्छे से देख लीजिए कि कौन सी लाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसको पूछा जा सकता है। इसके अलावा आप लिटरेचर में शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चंस हैं उनका प्रैक्टिस करिए, बार बार उसको लिखिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। करेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगला पॉइंट है इम्प्रूव ग्रामर एंड वोकैबुलरी। अरे भाई बिल्कुल, ग्रामर आपकी अगर अच्छी नहीं रहेगी, वोकैबुलरी अगर आपकी अच्छी नहीं है तो बहुत दिक्कत होने वाला है। तो करना क्या है, 10 से 15 वर्ड्स डेली रटिए जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, या जिस दिन आपका एग्जाम है उसके पहले तो काफ़ी समय आपके पास होगा, 5 दिन 6 दिन 10 दिन जो भी समय बचा हुआ है, उसके हिसाब से आप ना रोज 10-10 15-15 वोकैबुलरी याद करिए। अब 10-10 15-15 वोकैबुलरी होगा क्या, इसमें आपकी किताब में, ग्रामर वाली किताब में होगा, न्यू स्टाइल जो आप पढ़ते हो, उसमें एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, होमोफोन्स हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। इन पे थोड़ा सा काम कर लीजिए, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़िए। इसके अलावा ग्रामर पे काम करना है, एरर डिटेक्शन पे तो बहुत ही काम करना है, जो आपके सिंटेक्स का पूरा हिस्सा है। जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, अगर आपका सब्जेक्ट बहुवचन का है तो उसकी जो वर्ब है वो भी बहुवचन की ही होगी। तो सिंटेक्स पे आपने काम कर लिया, सिंथेसिस पे काम कर लो, नरेशन पे काम कर लो, वर्ड फॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, और एक और रह गया अंत में वो नरेशन। तो ये कुछ ग्रामर के पॉइंट्स हैं, इसमें जो बेहतर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पे आप काम कर लीजिए। और जब आप कोई सेंटेंस क्रिएट करें तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो उसमें जो भी सेंटेंस लिखिए सिंपल होना चाहिए, प्लस ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए। अगर ग्रामेटिकली करेक्ट है तो एग्जामिनर आपको भर भर के नंबर देगा। 5वां पॉइंट है प्रेजेंटेशन मैटर्स। जी हाँ, आपकी प्रस्तुति बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप अपने जितना भी कंटेंट आपने कंज्यूम किया है, आप उसको लिख कैसे रहे हैं, आप एग्जामिनर को समझा कैसे रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मान लीजिए कि आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो उसमें एक काम करिए, अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट पोर्शंस या पार्ट्स। ठीक है, अब ये अंडरलाइन वाला काम कहाँ कर सकते हैं, जैसे कि सेंट्रल आइडिया जब आप लिखते हो, फॉर एग्जांपल कि माई मदर इज 66 कमला दास जी ने लिखा है, तो अब जब भी आप ये लिख रहे हो कि द पोएम माई मदर इज 66, तो इसको अंडरलाइन कर लो या ब्लैक पेन से लिख लो, और कमला दास को भी अंडरलाइन कर लीजिए, ब्लैक पेन से लिख लीजिए। मतलब जब आप हाईलाइट करते हो, अंडरलाइन करते हो, तो एग्जामिनर के दिमाग में ये मैसेज जाता है कि बच्चा पढ़ाकू टाइप का है, मेधावी टाइप का है, और इसने पढ़ाई की है, इसको एक एक चीज बहुत अच्छे से आती है। अगला पॉइंट है हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। आप जब लिखिए तो सबसे पहले एक मेन हेडिंग लिखिए, उसके बाद उसकी छोटी छोटी हेडिंग्स लिखिए, और उसको आप नाम दे सकते हैं, जैसे फर्स्ट हेडिंग, उसके बाद उसको आप रोमन अंक में रोमन अंक का 1 लिख सकते हो, या ABCD यूज कर सकते हैं, 1 2 3 आप यूज कर सकते हैं। तो पहले हेडिंग लिखिए, फिर सब हेडिंग लिखिए। और एक चीज़, जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, मतलब आप एग्जाम हॉल में बैठ के आप एग्जाम लिख रहे हो, तो वर्ड लिमिट का ध्यान रखिए, क्योंकि कुछ बच्चे ना, जैसे उनको बहुत नॉलेज है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो फिर खूब भर भर के लिख रहे हैं। नहीं भाई,
जैसे मान लीजिए कि आपके शॉर्ट आंसर टाइप्स 40 से लेकर के 50 के बीच उनका रहता है कि आपको इतने वर्ड्स में लिखना है, और लॉन्ग वाले जितने भी रहते हैं वो 70 से लेकर 90 के बीच में कि इतने वर्ड्स आपको लिखने हैं, तो उतने ही लिखो, उससे ज़्यादा क्यों लिखना है? क्योंकि आप अगर कम लिख रहे हो तो नंबर आपको नहीं मिलने वाले, ज़्यादा लिख दोगे तब भी आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिल जाएंगे। तो जो वर्ड लिमिट है रखी गई है, जो यूपी बोर्ड ने वर्ड लिमिट रखा है इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, आप उतना ही लिखिए, एक्स्ट्रा मत लिखिए। इससे क्या होता है ना कि आपका जो आंसर है बहुत क्रिस्पी बनता है और एग्जामिनर भी कहता है कि हाँ बच्चे ने ठीक लिखा है, इसको पूरे नंबर दो, नंबर भर भर के दो। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम। जी हाँ, अगर आपने टाइम मैनेज नहीं किया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। तो एग्जाम में आप टाइम कैसे मैनेज करेंगे, चलिए इस पे बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए क्या है कि जब भी आपकी आंखों के सामने क्वेश्चन पेपर आए तो बहुत से बच्चे घबरा जाते हैं, उनकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, उसको तो पसीने छूटने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्वेश्चन पेपर आराम से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, केयरफुली क्वेश्चन पेपर को आराम से पढ़ो। अगर ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो गहरी सांस लो, फिर उसको छोड़ो, रिलैक्स बोलो, जो भी आपके इष्ट देवता है उनको याद कर लो और पेपर लिखना स्टार्ट करो। ठीक, तो क्वेश्चन पेपर अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको आंसर लिखने में भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने क्वेश्चन समझा है और समझ के आंसर आप लिख रहे हो। इसके अलावा राइट सिस्टमेटिकली, यानी सिस्टम से लिखना है। मतलब आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3, इस तरीके से। ये नहीं कि इधर का उधर, उधर का इधर कर दिया। जब आप सिस्टमेटिक लिखते हो तो एग्जामिनर को भी चेक करने में मजा आता है और उसे भी थोड़ा सा राहत मिलती है, सुकून मिलता है कि बच्चे ने सब सिलसिलेवार लिखा है। ये नहीं कि इधर का उधर कर दिया, सब नाक का आंख पे लगा दिया, आंख नाक पे लगा दिया, दांत कान के पास लगा दिया, कान को टांग पे लगा दिया। ऐसा थोड़ी करना है। 1 2 3 4 ABCDEFG ऐसे करके लिखना है। समझे कि नहीं समझे? और एक चीज और, जब आप लिख चुकी अपना पूरा आंसर अपने जो भी आपको कॉपी मिली है उसमें, उसके बाद कोशिश करिए ना कि अगर आपका मान लीजिए कि एग्जाम 3 घंटे का है तो आप कोशिश करिए कि वो एग्जाम लगभग 2 घंटा 40 मिनट या 2 घंटा 45 मिनट में कंप्लीट हो जाए, ताकि बाद में जो 10 या 15 मिनट आपका बचता है उससे आप पूरी कॉपी रिवाइज कर सको। ये देख सको कि कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं रह गया, कहीं पे कॉमा तो नहीं छूट गया, इंट्रोगेशन मार्क तो नहीं छूट गया, एक्सक्लेमेशन मार्क तो नहीं छूट गया, पॉइंट तो नहीं छूट गया, कॉमा तो नहीं छूट गया, मतलब कुछ छूट तो नहीं गया है। अगर छूट रहा है, अब अगर आपने गलती पकड़ ली है तो उसको जाके सुधार दीजिए, उससे आपके नंबर बढ़ सकते हैं, है ना। अगला पॉइंट है रेगुलर प्रैक्टिस एंड रिवीजन। बिना प्रैक्टिस किए रिवीजन किए तो आप अंक ला ही नहीं सकते। क्यों भाई? तो प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। प्रैक्टिस 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 मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, करत करत अभ्यास से जड़मत हो तो सुजान, रसरी आवत जाते शिल्पे परत निशान। ठीक है, तो जब आप बार बार कंसिस्टेंटली रेगुलरली आप प्रैक्टिस करते हैं, रिवीजन करते हैं, तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। अब बात यह है कि प्रैक्टिस करें भाई कैसे। देखिए, जो भी बच्चे यूपी बोर्ड वाले हैं, हिंदी में स्पेशली हिंदी मीडियम के, वो अपने पास एक अनसॉल्व्ड रखते हैं। तो अनसॉल्व्ड क्या होता है? एक तरीके से मॉडल पेपर का पूरा एक किताब होती है। तो अनसॉल्व्ड जब आप सॉल्व करते हो और उसके आंसर खुद ही चेक करते हो तो आपको पता चलता है कि मैं लिख पा रहा हूँ, नहीं लिख पा रहा हूँ। आप एक काम करिए, स्टॉप वॉच लगा के रख दीजिए, फिर आप लिखना स्टार्ट करिए, देखिए कितने टाइम में आप लिख पा रहे हो। अनसॉल्व सॉल्व करने से बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। इसके अलावा आप PYQs कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है, आप वहाँ पे जाओ, उसको सॉल्व करो और देखो कि कौन से क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं। तो उन पे ज़्यादा कमांड आपको बनानी, क्योंकि जो बार बार पूछा जा रहा है इसका मतलब वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको हाईलाइट कर लीजिए। उन सारे क्वेश्चंस को चूज करके अलग लिख दीजिए और उनका प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करिए। ठीक है, इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं? रिवाइज ग्रामर रूल्स। आप ग्रामर के जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उनको थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ग्रामर क्या है ना, भूलते हम बहुत जल्दी हैं। तो जब हर दूसरे दिन आप देखते रहेंगे कि ग्रामर का ये रूल है, यहाँ पे ये लगना है, वहाँ पे वो लगना है, तो वो सब आप कर लो, देख लो एक बार। और एक चीज़ और इसमें जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं जोड़ना चाहूँगा, वो ये है कि जितने भी मेन पॉइंट्स हैं, जो भी आपने मेन नोट बना के रखा है, उस पर काम कर लो। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो मेन नोट्स हैं, जो सबसे खास बातें हैं, उस पर बार बार आप नज़र बना के रखिए, क्योंकि यही खास बातें एग्जाम में 70% पूछी जाने वाली हैं। बाकी 30% में इधर उधर से पूछ लेगा तो आप तो इतने समझदार ही हैं कि कर लेंगे, है कि नहीं। और लास्ट में एक चीज़ कहूँगा, स्टडी कंसिस्टेंटली। देखिए, एग्जाम का टाइम चल रहा है तो स्टडी को अपने कंटिन्यूअसली रखिए, कंसिस्टेंसी बना के रखिए। जितने भी आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं उन सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर दीजिए। जब तक आपका एग्जाम पूरा नहीं हो जाता, कहीं नहीं जाना है, कोई फंक्शन सेलिब्रेट नहीं करना है, बस सिर्फ एक चीज़, एग्जाम 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 और एग्जाम। और सिर्फ एग्जाम नहीं, इसको अच्छे से लिख के आना है, बेहतर अंक भी प्राप्त करना है। तो अब मैं पहुंच चुका हूं वीडियो के लगभग एंड में। तो जाते जाते मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आप मेहनत करते रहिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और एंड में एक बात, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।